नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों की, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कला क्षेत्र, आर्थिक और सांस्कृतिक के क्षेत्र में भी क्या है बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका पर 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई जारी। आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का है मामला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग, स्वास्थ्य संबंधी जांच का दिया हवाला। लोकसभा के लिए आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। अमित शाह यूपी के कुशीनगर, सलेमपुर और चंदौली में, तो जेपी नड्डा ने भी आज वाराणसी में संभाली कमान। ओडिशा में मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार में राहुल गांधी और हिमाचल में प्रियंका गांधी की रैली। भीषण चक्रवाती से कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में तब्दील हुआ रेमल। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन पर असर। राज्यपाल ने राहत कार्य का लिया जायजा। उत्तर भारत समेत भीषण गर्मी का प्रकोप, लोगों का जीवन मुहाल। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए जारी किया रेड अलर्ट। राजस्थान का फलौदी लगातार दूसरे दिन देश का सबसे गर्म स्थान। रफा में हमास के एक और ठिकाने पर इजराइल का हवाई हमला, कम से कम 35 लोगों की मौत, कई घायल। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के पहले दौर से ही बाहर हुए ब्रिटेन के एंडी मरे। स्टानिस्लास वावरिंका के हाथों मिली हार। वहीं महिला एकल वर्ग में जापान की नाओमी ओसाका ने दूसरे दौर में बनाई जगह। और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से पिटाई मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई में शामिल होने के लिए आप सांसद स्वाति मालीवाल दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट पहुंची। मिली जानकारी के मुताबिक स्वाति सुनवाई के दौरान कोर्ट में रो पड़ी। तीस हजारी कोर्ट में इस समय स्वाति मालीवाल मामले में विभव कुमार की जमानत याचिका को लेकर सुनवाई जारी है। इस पर और बात करने के लिए अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही संवाददाता। अमरेंद्र, जो खबरें आ रही हैं उसमें पता चल रहा है कि इस पूरी सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल रो पड़ी और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि विभव कुमार के वकील ने विभव कुमार के बचाव में जो दलीलें दी उसमें कौरव और द्रौपदी का भी जिक्र आया। हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में इस समय 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान दोनों ही तरफ से एक तरह से दलीलें रखी जा रही हैं। पुलिस का इस पूरे मामले में पुलिस जो अपनी दलीलें दी हैं उसमें उन्होंने कहा है कि किस तरह से स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपीट हुई, और ये भी चिन्हित किया जा रहा है कि कैसे पूरा प्रकरण हुआ। और जब 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई के दौरान उस दिन का वीडियो चला है तब स्वाति मालीवाल रो पड़ी। और इसी के साथ उस दूसरी तरफ से विभव कुमार के वकील ने जो अपने बचाव में कई ऐसी बातें रखी हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि बाकायदा स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस के ड्राइंग रूम को इसलिए चुना क्योंकि ड्राइंग रूम में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। इस तरह की कई ऐसी बातें हैं जो कोर्ट रूम में इस समय चल रही हैं। और विभव कुमार के वकील ने ही विभव कुमार के बचाव के लिए कौरवों और द्रौपदी का भी जिक्र करा है। इस खबर पर
हम और जानकारी लेंगे अपने साथी संवाददाता से। अमरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, दो बातों का जिक्र जो आ रहा है, इसी के साथ साथ जानना चाहेंगे कि कोर्ट रूम में इस समय जो बहस चल रही है उस दलीलों में क्या क्या बातें सामने आ रही हैं? तो मैं आपको बता दूं कि स्वाति मालीवाल के मामले में जो इस समय जमानत याचिका पर 30 तैयारी कोर्ट में सुनवाई जारी है। हालांकि सुनवाई के प्रारंभ में जब इससे पहले विभव की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी और आज सुनवाई की डेट दी गई थी, तो दिल्ली पुलिस से साक्ष्यों को पूछा गया था कि जमानत याचिका पर किस तरह के दिल्ली पुलिस साक्ष्य लेके आएगी। तो दिल्ली पुलिस ने अपने साक्ष्य दिए हैं और जब कोर्ट में सुनवाई हो रही है इस वक्त, विभव के वकील ने जो है उसमें यह कहा है कि जिन धाराओं में विभव कुमार के खिलाफ FIR हुई है उसका कोई औचित्य नहीं है। एक बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि इस केस में IPC की धारा 308 के तहत मुकदमा दर्ज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्वाति मालीवाल को CM आवास पर औपचारिक रूप में बुलाया नहीं गया था और चूंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो उनके आवास में जबरदस्ती घुसने का ये मामला बनता है और इसके लिए उनके ऊपर एक ट्रेसपास जो मामला बनता है उसके लिए विभव कुमार की ओर से दिल्ली पुलिस को कंप्लेन भी दे दी गई है। इस बात की कोर्ट में जानकारी इनके वकीलों ने दी है। इसके अलावा जो जब पूरा मामला चल रहा था, एक अहम बात यह है कि स्वाति मालीवाल के वो उन वीडियो जो दो वीडियो आए थे वो कोर्ट में दिखाए गए थे और जब प्ले किए गए थे तो स्वाति मालीवाल नम हो गई थी, इनकी आंखें वो रोने लगी। उन वीडियो को देख के इस दौरान जो विभव कुमार के वकील हैं उनकी दलील ये थी कि इस वीडियो में स्वाति मालीवाल को सम्मान के साथ CM हाउस से बाहर सिक्योरिटी वाले लेके जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अभद्र जो बातें हैं वो स्वाति मालीवाल की ओर से उस वीडियो में दिखाई दे रही है और कहीं भी जो CM का जो सिक्योरिटी स्टाफ है या जो मुख्यमंत्री आवास के जो अधिकारी हैं उन्होंने किसी भी तरह की इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है, ऐसी विभव कुमार के वकील ने अपने बचाव में अदालत के सामने दलील रखी। उसके अलावा उन्होंने एक बात जो कही है कौरवों और द्रौपदी का जिक्र भी किया जो खासा अहम माना जा सकता है और इसी बात को सुनकर जो स्वाति मालीवाल है उनकी आंखें नम हो गई और वो रोने लगी। विभव कुमार के वकील ने इस केस में साफ तौर पर उन धाराओं का बार बार जिक्र किया है कि विभव कुमार के ऊपर जो धाराएं लगाई गई है वो खासी गलत है और जो IPC की 308 धारा है उसका जिक्र करते उन्होंने कहा कि जबरदस्ती जब व्यक्ति घुस रहा है CM के आवास पे तो 308 का मुकदमा दर्ज करने का मतलब क्या है, क्योंकि सिक्योरिटी स्टाफ ने उनको बाहर इंतजार करने के लिए कहा था। इसके बाद जो है बचाव पक्ष ने अपनी दलील में कहा कि चूंकि वो सांसद है वो बिना अपॉइंटमेंट के भी जा सकती है, इससे पहले जाती आई है। तो विभव कुमार के वकील ने कहा कि क्या सांसद होने का मतलब ये नहीं कि सारे नियम कायदों को साथ पर रखा जाए और चूंकि सांसद को बाहर इंतजार करवाओगे, ऐसी दलील भी दी गई बचाव पक्ष की तरफ से। तो विभव कुमार के वकील ने कहा कि नियम सबके लिए बराबर है और उनको इंतजार करना चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि उनको जो निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल अमरेंद्र, आज की सुनवाई पर सबकी नजरें हैं। सुनवाई अभी भी जारी है क्योंकि 13 तारीख के बाद से जिस तरह से दो बहुत छोटे छोटे वीडियो बाहर आए उसने कई ऐसे सवाल भी खड़े करे और लगातार आम आदमी पार्टी भी स्वाति मालीवाल को लेकर जिस तरह से आरोप लगा रही थी, वहीं दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल अपने साथ हुई मारपीट का जिस तरह से उन्होंने विवरण मजिस्ट्रेट के सामने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने उन्हीं बातों को दोहराया। हालांकि आज सुनवाई के दौरान विभव कुमार के वकील ने कहा कि 308 जो धारा लगाई गई है वो उनके मौके पर ठीक धारा नहीं लगी है, क्योंकि निर्वस्त्र करने की मंशा की ये धारा है, उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। देखते हैं आगे सुनवाई में आगे क्या होता है। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल ने पेट स्कैन और अन्य टेस्ट का हवाला देकर अपनी अंतरिम जमानत को बढ़ाने की अपील की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति केस में जेल में बंद केजरीवाल को 10 मई को अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना है। दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में BRS नेता के कविता की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगा। इससे पहले शुक्रवार को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने के कविता की जमानत याचिका कर दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध किया था। ईडी ने कहा उनकी रिहाई से आगे की जांच प्रभावित हो सकती है। वहीं कोर्ट ने के कविता के वकील की
आंशिक दलीलें सुनी और आगे की कार्रवाई आज के लिए सूचीबद्ध की। और अभी जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो राजकोट अग्निकांड में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। टीआरपी गेम जोन के साझेदारों में से एक राहुल राठौर अब पुलिस की हिरासत में है। अब तक कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मालिक युवराज सिंह सोलंकी, मैनेजर नितिन जैन और अब पार्टनर राहुल राठौर की भी गिरफ्तारी हो गई है। राजकोट गेम जोन अग्निकांड एक तरह से भीषण अग्निकांड रहा है जिसमें कई लोगों की मौत हुई है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अभी भी कुछ लोग जूझ रहे हैं अस्पताल में इलाज में। इस समय उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। टीआरपी गेम जोन के साझेदारों में से एक और राहुल राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये प्रकरण कई सवाल खड़े करता है। सवाल सिर्फ एक तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस गेम जोन को चलाने भर का नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि कई ऐसी एजेंसियां हैं जो इस तरह के गेम जोन या इस तरह की व्यवस्था को देखती है। आखिर उन सब की भी लापरवाही कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सामने आती है। और आइए रुक करेंगे, देखेंगे कमजोर पड़ा अब चक्रवाती तूफान रेमल। बात करेंगे चक्रवाती तूफान रेमल की। गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल तटीय बांग्लादेश और आसपास के तटीय पश्चिम बंगाल पर एक चक्रवाती तूफान के रूप में कमजोर हो गया है। अगले कुछ घंटों में इसके और कमजोर होने की संभावना मौसम विभाग ने की ओर से जताई गई है, लेकिन कल देर रात आए इस चक्रवाती तूफान के कारण पश्चिम बंगाल में काफी मुसीबत हो गई है। यहां राजधानी कोलकाता और आसपास के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण हालात खराब हो गए हैं। आम जनजीवन पर असर हुआ है। तेज हवा और भारी बारिश के कारण कई पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। कई इलाकों में घुटने तक पानी भर गया है। तटीय बांग्लादेश और उसके पास ही तटीय पश्चिम बंगाल को प्रभावित करने वाला गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल अब कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो चुका है। असम और पूर्वोत्तर के कई जिले हाई अलर्ट पर हैं। इस चक्रवात के कारण 3 देशों में मानसून जल्दी आ गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने बांग्लादेश समेत पड़ोसी देशों के साथ सूचनाएं साझा करने में भारत की अहम भूमिका की जानकारी साझा की। डीडी न्यूज संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा से खास बातचीत की। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, जो बात करेंगे जो साइक्लोन रेमल इस वक्त बंगाल और बांग्लादेश की साइड में आया हुआ है। जो सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म रेमल कल मध्यरात्र में बांग्लादेश और एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल कोस्ट को सागरद्वीप और ठेऊपारा के अंदर लैंडफॉल हुआ है। ये धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट दिशा में गति करते हुए वीक हुआ है और अभी ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म जैसे बांग्लादेश के ऊपर केंद्रीभूत है। मोंगला से 40 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में, कोलकाता से 90 किलोमीटर ईस्ट में और ढाका से 140 किलोमीटर साउथ वेस्ट में केंद्रीभूत है। और ये लगभग 11 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रैवल कर रहा है नॉर्थ ईस्ट दिशा पे। और जैसे भी ये लैंड के ऊपर भी जाएगा, धीरे धीरे इसका मॉइस्चर कट ऑफ बे ऑफ बंगाल पे होगा और फ्रिक्शन भी होगा लैंड के साथ, इसलिए वीक होता रहेगा। हमारा अनुमान है कि आज आफ्टरनून तक ये वीक होते हुए एक डीप डिप्रेशन में परिणत हो जाएगा और इसका विंड स्पीड घट के 55 to 65 किलोमीटर पर आवर गस्टिंग टू 70 किलोमीटर पर आवर होगा। मगर इस जो आप देख रहे हैं क्लाउड मास, ये कम्प्लीटली बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश तक भी है। सो जो इंटेंस रेनफॉल हुआ है अभी तक, हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल शायद होगा कुछ इलाका में। कोलकाता में 155 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है। एक अर्बन एरिया के लिए बहुत काफ़ी रेनफॉल है ये। और विंड स्पीड भी अभी तक 102 किलोमीटर्स बांग्लादेश स्टेशन रिपोर्ट हुआ है। कोलकाता में 80 किलोमीटर विंड स्पीड भी रिकॉर्ड हुआ है। और नीचे जाएंगे तो 24 परगना का जो सदर्न पार्ट है उससे ज़्यादा विंड स्पीड होगा। हमारा एस्टिमेट विंड स्पीड है 100 to 120 किलोमीटर आवर। और ये जो अभी क्लाउड मास देख रहे हैं, इसकी वजह से ये है कि
वेस्ट बंगाल में आज भी हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है और कल से क्लियर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, स्पेशली अगेंस्ट वेस्ट बंगाल। और आसाम मेघालय एरिया में अभी बारिश बढ़ रहा है। तो वहाँ पे क्या कोई आप लोगों ने कलर कोडेड वार्निंग इशू की है सर? जी जी, अभी आसाम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा एरिया के लिए हम रेड कलर वार्निंग दिए हैं, जहाँ की हम हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी 20 सेंटीमीटर ज़्यादा बारिश होने का संभावना है उस एरिया में। आप थोड़ा सा बताइए कि कितना बड़ा रोल IMD प्ले कर रहा है इंटरनेशनली? IMD एक ग्लोबल लीडर है और स्पेशली वो साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट कंट्री देखें, ये सभी को IMD टेक्निकली सपोर्ट करता है। और जब साइक्लोन बनता है तो साइक्लोन एडवाइजरी हर 3 घंटा जाता है, डिप्रेशन टाइम पर हर 6 घंटे में जाता है। और हम 15 दिन पहले यानी मई 9 को ये जो साइक्लोन बना इसका जानकारी हम दिए थे पहला बार, वो तभी बांग्लादेश को और म्यांमार को सभी को भी जानकारी दिए थे। एक चीज़ जानना चाहेंगे, ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बना है, आपको लगता है और बे ऑफ बंगाल में मानसून का समय भी है, आपको लगता है क्या कि बहुत इम्पैक्ट करेगा? क्या मानसून जल्दी ऑनसेट ऑफ मानसून है वो जल्दी हो सकता है अगले कुछ दिनों में? क्या हम देख पाएंगे? इसकी वजह से जो बे ऑफ बंगाल का जो मानसून करंट है वो स्ट्रेंथनिंग हुआ है और काफ़ी हद तक अभी ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और सदर्न पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल पे मानसून आ चुके हैं, मगर अरेबियन सी में मानसून स्ट्रंगर हुआ नहीं। हमारा जो पूर्वानुमान पहले दिया गया है केरल तट पर कि 31 मई के आसपास आने का संभावना है, वही पूर्वानुमान में अब अभी कायम है। क्या पर्सन विश्व बंधु के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। चक्रवाती तूफान रेमल रविवार रात पश्चिम बंगाल के कैनिंग और बांग्लादेश के मोंगला में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया। इस दौरान कोलकाता, हुगली और हावड़ा में 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और बारिश हुई। राजधानी कोलकाता में 100 से ज्यादा पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, सड़कों पर पानी भर गया, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोलकाता की स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता दिवेंदु मोंडल ने। साइक्लोन रिमाल का प्रकोप कलकत्ता, जो कि पश्चिम बंगाल का कैपिटल सिटी है, वहां पर भी देखने को मिल रहा है। आप अगर मेरे पीछे देखें तो ये एक मेन आर्टेरियल रोड है जो कि पार्क स्ट्रीट और पार्क सर्कस की ओर जाता है और ये कंप्लीटली वाटरलॉक्ड हो चुका है। अभी इनफैक्ट अभी जो गाड़ियां आपको जाते हुए दिख रही है वो धीमे गति में जा रही है और बहुत कम गाड़ियां जा रही है इस सड़क से, क्योंकि काफी पानी भर चुका है। आप देख सकते हैं कई जगहों से पेड़ गिरने की खबर भी आई है और कलकत्ता के मेन सिटी में भी काफी पेड़ गिर चुके हैं और जो इलेक्ट्रिक पोल्स है वो भी कुछ एरिया में इलेक्ट्रिक पोल्स भी गिरे हैं और जो प्रशासनिक कलकत्ता को जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो पूरी तरह से तैनात है और ये जो पेड़ है एवं जो इलेक्ट्रिक पोल्स है उनको हटाने की पूरी प्रयास कर रही है। जो अभी आप देख सकते हैं काफी तेज हवाएं चल रही है और कल रात जो हवा का प्रकोप था पश्चिम बंगाल में, जब ये सागर आइलैंड में जब ये साइक्लोन का लैंडफॉल हुआ था, अराउंड 110 to 130 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड से यहाँ पर लैंडफॉल हुआ था और कलकत्ता में जो विंड स्पीड था कल देर रात 11 बजे से लेकर सुबह के 6-7 बजे तक वो था 80 to 90 किलोमीटर पर आवर। अभी भी कलकत्ता में काफी तेज बारिश के साथ काफी तेज हवाएं चल रही है विद विंड स्पीड ऑफ अबाउट 60 to 70 किलोमीटर पर आवर और आज पूरे दिन ऐसे बारिश की संभावना है। आज मंडे है, लोग ऑफिस जा रहे हैं लेकिन उनको ऑफिस जाने के लिए बहुत तकलीफें हो रही है। जो यहाँ के लोकल ट्रेन्स है जो सबअर्बन रीजन से कोलकाता मेन सिटी को कनेक्ट करते हैं वो ट्रेन्स भी काफी अफेक्टेड है। फ्लाइट ऑपरेशंस सुबह 9 बजे तक बंद थी बट अभी फ्लाइट ऑपरेशंस स्टार्ट हुई है बट धीमे गति से चल रही है। ट्रेन्स तो कंप्लीटली रद्द किया गया है इतने बारिश के प्रकोप की वजह से बट कल सुबह तक यही हालत रहेगी। यही मौसम विभाग से हमारे पास खबर आ रही है कि कल सुबह तक बारिश का प्रभाव यही रहेगा और जो वाटर लॉगिंग है वो कल सुबह से पहले क्लियर करने की संभावना हमें कम ही दिख रही है। कैमरा पर्सन पीके के साथ दिव्येंदु मंडल, कोलकाता से डीडी न्यूज के लिए। तो चक्रवाती तूफान रेमल के कर बंगाल के तट से टकराने के बाद भले ही उसकी तीव्रता में कुछ कमी आई हो, लेकिन अभी भी इस समय भी कलकत्ता और आसपास के इलाकों में तेज रफ्तारें चल रही हैं।
7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस खुद राहत और बचाव कार्यों का जायजा ले रहे हैं। आज सुबह उन्होंने कोलकाता में रैपिड एक्शन फोर्स के साथ चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तापस भट्टाचार्य और प्रसन्नजीत कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस, सबसे पहले तो आपके पास आना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि हालांकि इसके फुटफॉल के बाद से चक्रवात रेमल के टकराने के बाद से तीव्रता में कमी आई है, लेकिन अभी क्या मौसम विभाग कहता है, क्योंकि इस समय भी कोलकाता से जो अपडेट मिल रहा है उसमें 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, बारिश लगातार हो रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस वक्त हवाएं चल रही हैं, बारिश भी हो रही है। कोलकाता और आसपास के इलाके जो है यहाँ पे आज शाम तक, आज रात तक इनफैक्ट ये स्थिति बरकरार रहेगी, लेकिन कल पूरा क्लियर होने की उम्मीद है। आईएमडी की बात करें तो आईएमडी का मानना है कि आज यहाँ शाम के दोपहर के बाद, यानी कि अब से करीब 1 घंटे के अंदर ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म, ये पहले जैसे जो सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म था, अब ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हुआ है। एक्सपेक्ट करें 1 घंटे के अंदर ये अपनी साइक्लोनिक जो इसकी जो तीव्रता और कमी आएगी और ये डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। लेकिन डीप डिप्रेशन में तब्दील होने के बावजूद इसमें इसकी जो हवा की जो गति है वो हाई रहेगी। इनफैक्ट जो हमारा मानना है कि करीब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार शाम तक कम से कम चलेगी। हाँ, उसके बाद हम इसमें जरूर एक कमी देखने को मिलेगा। 30 से 40 किलोमीटर उसके बाद होने की उम्मीद है, जैसे जैसे शाम का समय आता रहेगा और रात तक ये पूरा क्लियर हो जाएगा वेस्ट बंगाल की तरफ। लेकिन ये वेस्ट बंगाल की तरफ क्लियर जरूर होगा, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट का बड़ा सा इलाका है, उसको इंपैक्ट करने वाला है। जैसे कि असम हो गया, मिजोरम हो गया, उसके साथ साथ जो हमें बताया जा रहा है कि त्रिपुरा, ये जितने भी जगह हैं यहाँ पे, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये इन जगहों पे भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और यहाँ पे अलर्ट भी जारी किया गया है मेट डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि जब हमने अगर सैटेलाइट इमेज अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा सैटेलाइट इमेज में कि पूरा का पूरा जो क्लाउड कन्वेक्शन एक बना हुआ है, और वो पूरा क्लाउड कन्वेक्शन जो है ये भारी बारिश का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। और दूसरी अहम चीज जो पता चल रही है कि 31 तारीख, इस महीने की 31 तारीख तक शायद हम लोगों को जो मानसून है केरला में वो भी दस्तक दे सकता है, क्योंकि ये जो साइक्लोन है इससे जो बे ऑफ बंगाल में ऑलरेडी वो सारा का सारा जो मॉइस्चर आ चुका है, जो पर्याप्त होता है एक तरीके से ये मानसून लाने के लिए। अरेबियन सी में अभी भी उस तरीके से मॉइस्चर नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा रुकना पड़ सकता है। लेकिन एक्सपेक्ट करें, जो आईएमडी का मानना है कि 31 तारीख तक शायद मानसून भी दस्तक दे देगा भारत में। जी प्रसन्नजीत, रेमल के लैंडफॉल के बाद जो इस समय सामने दिक्कतें आ रही हैं उसमें तमाम इलाकों में जहां पानी भर गया है, लगातार बरसात अभी भी हो रही है, हवाएं तेज चल रही हैं, पेड़ टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से तमाम जगह बिजली बाधित हो रही होगी और कई ऐसी दिक्कतें आ रही होंगी, तो किस तरह से प्रशासन इससे निपटने के लिए तमाम प्रयास कर रहा है? रितु, पहले तो मैं अपने फ्रेम से हट जाता हूं क्योंकि मुझे काला काला दिख रहा है, और लेकिन मुझे दर्शकों को दिखाना है कि पीछे हाल क्या है। जबरदस्त बारिश जारी है, और साथ ही साथ अगर ये लोगों को हम दिखा पाए कि जबरदस्त बारिश, साथ में मेरे पीछे पेड़ गिरा हुआ है, अभी ये गिरे हुए हैं, और करीब 60 से 70 किलोमीटर की आसपास तेज हवा जारी है। और कोलकाता में पूरे शहर में पानी भरा हुआ है। जैसे बताया गया कि 155 मिलीमीटर की बारिश हो गई, लेकिन अभी का बारिश अगर पकड़ ले तो इसमें आप समझ सकते हैं कि आप देख ही सकते हो कि किस तरह से बारिश, जबरदस्त अंधेरा हो चुका है पूरी तरह से, और जबरदस्त बारिश जारी है। 155 मिलीमीटर किसी बड़े शहर के लिए काफी है, और साथ में पेड़ भी गिर चुके हैं, और अभी भी जो बारिश जबरदस्त जारी है, तो 155 से बढ़कर मुझे अभी पता चला है कि वो करीब 165 के आसपास पहुंच गया है, जो कोलकाता के लिए और कोलकाता के आसपास के लिए काफी गंभीर है। साथ में मैं रितु ये बताना चाहूंगा कि जो दक्षिण 24 परगना की सुंदरबन इलाका है, वहां पे काफी जगह पे पेड़ गिरने के कारण घर उजड़ गए। लोगों की जो मिट्टी के बने हुए घर है, जो एस्बेस्टस या बाकी टाइल्स के घर है, वो सारे छत
पूरी तरह से उड़ चुके हैं और लोगों को बुरी तरह से सामना करना पड़ रहा है। और इस तरह की बारिश जारी रहने के कारण जो एनडीआरएफ या एसडीआरएफ है उनकी तरफ से जो पेड़ काट के रास्ता साफ करने की काम है या जो रास्ता में पानी जमा हुआ है उस पानी को क्लियर करने की काम है वो भी कर नहीं पा रहा है। तो ये आप पेड़ की जो हालत है इसे देखकर आपको पता चलेगा, या जो तालाब है मेरे पीछे उसकी हालत देख के आपको पता चलेगा कि किस तरह से तेज बारिश और तेज हवा चलने की सिलसिला जारी है। आप दिखा रहे हैं कि एनडीआरएफ की तरफ से पेड़ काटने की, लेकिन अभी भी कई जगह है जहां पे आवाजाही, जैसे बताया जा रहा था कि आज सोमवार है, दिव्येंदु बता रहे थे कि शुभेंदु बता रहे थे शायद आज सोमवार है, लोग ऑफिस जाने की कोशिश में है, लेकिन फिर भी ये स्थिति जो है ये पूरी तरह से कोलकाता की जो जनजीवन है उसको अस्त व्यस्त कर दिया है। ऋतु जी हाँ, बिल्कुल प्रसन्नजीत, किसी भी चक्रवाती तूफान के लैंडफॉल के बाद के 24 से लेकर 48 घंटे बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं, क्योंकि उसके जो एक तरह से असर रहते हैं वो जारी रहते हैं। इस समय भी तेज हवाएं चल रही हैं पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में और तेज बारिश हो रही है, जो जरूर बाधित कर रहा है राहत और बचाव कार्य को भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिड डे प्राइम में खबरें अभी जारी हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। 1 जून को होने वाले अंतिम चरण के चुनाव में 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में सभी पार्टियों के नेताओं ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन के दिग्गजों ने पूरा जोर लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान उनकी भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभाएं हैं। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शुमार पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी दौरे पर हैं। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार और पंजाब के दौरे पर हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। और शैलेंद्र लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान पर और जानकारी के लिए और साथ ही साथ 1 जून से पहले जिस तरह से लगातार प्रचार जारी है उस पर बात करने के लिए मौजूद हैं। शैलेंद्र, अंतिम चरण का चुनाव है पूर्वांचल के लिए, ये आखिरी चरण भी बेहद महत्वपूर्ण है। 14 सीटें उत्तर प्रदेश की है, लेकिन कुल मिलाकर 57 सीटें हैं। किस तरह से देख रहे हैं अब चुनाव को अंतिम चरण में पहुंचते हुए? ये देखिए, हिमाचल हो या फिर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की जो 14 सीटें हैं, हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार में पूरी ताकत सभी दल लगा रहे हैं और कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। पूर्वांचल में वाराणसी के आसपास धुआंधार चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह चंदौली में एक जनसभा करने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी में हैं। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हम देख रहे हैं कि काफ़ी सभाएं हो रही हैं इसी पूर्वांचल में, गोरखपुर से लेकर वाराणसी तक। इसके साथ ही साथ अगर आप विपक्ष की बात करें तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी हम पिछले बीते 2-3 दिनों में देख रहे हैं कि धुआंधार चुनाव प्रचार करते नजर आए हैं और उनकी तमाम रैलियां हो रही हैं। अखिलेश यादव काफ़ी प्रचार कर रहे हैं। तो एक तरह से चुनाव प्रचार के लिहाज से हमें कह सकते हैं कि जब अंतिम एक तरह से जो चरण है उसमें अब बहुत समय नहीं बचा है, तो कोई कोर कसर न सत्ता पक्ष और न विपक्ष छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए न केवल उत्तर प्रदेश के आखिरी चरण में जहां पर मतदान होना है,
बल्कि आखिरी चरण में जहां जहां पर भी मतदान होना है, हम देख रहे हैं कि धुआंधार चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है। और जो नेता हैं वो अपने अपने दावे, अपनी अपनी प्राथमिकताएं गिना रहे हैं। और साथ ही साथ एक और बात जो हम देख रहे हैं कि चरण जिस तरह से आगे बढ़ा है कि विपक्ष के जो दावे हैं या फिर दूसरे दलों के जो बयान है उस पर बहुत करारा जवाब भी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि चुनावी प्रचार में एक रंग दिख रहा है जो तीखे आरोप प्रत्यारोप पलटवार का भी है। जी शैलेंद्र, तीखे आरोप प्रत्यारोप की बात आपने की, तो अंतिम चरण तक पहुंचते पहुंचते हालांकि अब दावे बहुत ज्यादा हो गए हैं, विपक्ष का कहना है कि उनको कितनी सीटें मिल रही हैं, तो वहीं उनका ये भी कटाक्ष है कि सत्ता पक्ष यानी एनडीए 200 और 250 पर सिमट जाएगा। तो इस तरह के दावों के बीच में जो आरोप लग रहे हैं वो भी कुछ नए आरोप कहे जा सकते हैं, उसमें मीडिया भी शामिल कर लिया गया है विपक्ष के द्वारा इन आरोपों में, और उसको भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब ये देखिए, विपक्ष ने जो इस तरह की बातें कही कि एनडीए को कम सीटें मिलेगी, हमने देखा कि उसका जवाब भी आया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कि आखिरी चरण से पहले ही बीजेपी 300 पार, एनडीए 300 पार हो गया है, ये दावा किया जा रहा है। हम देख रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी तमाम जगहों पर इस बात को कह रहे हैं। ये तो एक राजनीतिक जवाब दिया ही जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि कई मुद्दों पर दरअसल जो विपक्ष की तरफ से बातें उठाई जा रही है उसका जवाब दिया जा रहा है, और विपक्ष पर बहुत निशाना भी सत्ता पक्ष की तरफ से साधा जा रहा है। आरक्षण के मुद्दे पे हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी के शीर्ष नेता ये कह रहे हैं, हमने देखा कि हाल ही की एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने 2012 और 2014 का समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र है जिसमें मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कही गई थी उसको बहुत जोर शोर से उठाया और ये कहा कि ओबीसी एससी एसटी का जो हक है, जो आरक्षण है, उसे छीनने का काम, उसमें अपने वोट बैंक को देने का काम की मंशा इंडी गठबंधन और समाजवादी पार्टी की रही है, और ऐसा बीजेपी कतई नहीं होने देगी। तो हम देख रहे हैं ये भी बहुत एक तरह से देखें कि आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। आप जो सवाल आपने किया थोड़ा सा उसे फिर से अगर शैलेंद्र, समय कम है और 57 सीटें बेहद महत्वपूर्ण अंतिम चरण की है। 1 जून को मतदान होना और इसी में शामिल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी संसदीय सीट भी। इसी के साथ उत्तर प्रदेश से ही गोरखपुर की सीट पर भी मतदान होना है 1 जून को। बेहद महत्वपूर्ण 57 सीटें हैं, अंतिम चरण में चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप जोरों पर है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 1 तारीख के बाद किस तरह से 1 और 4 के बीच में आरोप प्रत्यारोप और दावों और प्रतिदावों पर राजनीतिक पार्टियों का क्या कहना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र अभी तक की पूरी खबर के लिए। और लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा न देने पर तंज कसा। पंजाब के लुधियाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने वर्क फ्रॉम ऑफिस सुना है, वर्क फ्रॉम होम सुना है, लेकिन वर्क फ्रॉम जेल नहीं सुना, ये पहली बार सुना है। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी शराब घोटाले के मामले में जेल चले गए, उसके बाद भी कहते हैं कि हम अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे। बहनों भाइयों, कहते हैं कि हम जेल के अंदर से काम करेंगे। वर्क फ्रॉम ऑफिस यह तो हमने सुना था, वर्क फ्रॉम होम यह तो हमने सुना था, लेकिन वर्क फ्रॉम जेल यह पहली बार मुझे सुनने को मिल रहा है, पहली बार मैं देख रहा हूं। और बाहर आकर डंके की चोट पर बोल रहे हैं। बहनों भाई, जिस पार्टी के नेता का यह चरित्र हो, वह पार्टी कैसी होगी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि, यह है मोदी की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी में रिकॉर्ड मतदान के लिए स्थानीय लोगों को बधाई दी है। चुनाव आयोग के पोस्ट को साझा करते हुए पीएम ने एक्स पर पोस्ट किया, लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान के लिए अनंतनाग राजौरी की मेरी बहनों और भाइयों को विशेष बधाई। उनकी उत्साहपूर्ण भागीदारी उनकी लोकतांत्रिक भावना का जीवंत प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग के उस ट्वीट को एक बार
रीट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि राजौरी और अनंतनाग की जनता का उन्होंने धन्यवाद भी करा कि इस लोकतांत्रिक उत्सव, इस महापर्व में बढ़ चढ़कर जो भागीदारी उन्होंने की है वो उनकी लोकतांत्रिक ताकत को भी दिखाती है, उनकी लोकतांत्रिक भावना का जीवंत प्रमाण है। और जम्मू कश्मीर में मतदाता जिस तरह का उत्साह दिखा रहे हैं वह देश के लोकतंत्र में उनके बढ़ते भरोसे का प्रतीक बन गया है। जम्मू कश्मीर में 5 संसदीय सीटों के लिए 5 चरणों में 58% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। छठे चरण में अनंतनाग राजौरी में 35 साल का रिकॉर्ड टूटा है। वहीं बारामूला में लोकतंत्र का ऐसा जश्न मना कि 40 साल बाद रिकॉर्ड मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में फिर जीता लोकतंत्र, कश्मीर में टूटा वोटिंग का रिकॉर्ड। अनंतनाग, राजौरी और बारामूला में 1984 और श्रीनगर में 1996 के बाद सर्वाधिक मतदान। पाकिस्तान और उसके आतंक को कश्मीरियों का करारा जवाब। बारामूला में 59.1%, अनंतनाग राजौरी में 54.46% और श्रीनगर में 38.49% वोटिंग। रिकॉर्ड तोड़ मतदान दिखा रहा है जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर। घाटी के 3 संसदीय क्षेत्रों में औसत 50% और जम्मू कश्मीर की सभी 5 लोकसभा सीटों पर 58% से अधिक मतदान बता रहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा देने से कश्मीर में क्या बदल गया है। आतंक के गढ़ में अब लोकतंत्र की लहर है और धरती के जन्नत पर लोग जमहूरियत के जश्न में सराबोर नजर आए। मैंने इस बार 32 साल के बाद कश्मीर में आके वोट कास्ट किया है। चेंज हुए हालातों ने हमें मजबूर किया कि हम कश्मीर में आके ही वोट अपना कास्ट करें। पिछले 30-40 साल के बाद पहला मौका है कि लोग अपने तौर से वोट डालने के लिए निकले। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट पर ऐतिहासिक मतदान के लिए प्रदेश के लोगों और चुनाव प्रबंधन से जुड़े सभी चुनाव कर्मियों को बधाई दी है। बीजेपी ने भी केंद्र शासित प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर रिकॉर्ड मतदान की सराहना करते हुए कहा कि ये बदलते हुए जम्मू कश्मीर की खुशनुमा तस्वीर है। जम्मू कश्मीर के वो क्षेत्र जो किसी जमाने में आतंकवाद के साए में मतदान करने से परहेज करते थे, उन क्षेत्रों में भी बम्पर वोटिंग हुई है। ये नए जम्मू कश्मीर की एक नई तस्वीर है। ये बदलते हुए जम्मू कश्मीर की एक खुशनुमा तस्वीर जो सारी दुनिया ने देखी है। कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर पिछले कई चुनावों के मत प्रतिशत इसकी गवाही देते हैं। अनंतनाग राजौरी सीट पर 1989 के लोकसभा चुनाव में 5.07%, 1996 में 50.20%, 1998 में 28.15% और 1999 में सिर्फ 14.32% मतदान दर्ज किया गया था। 2004 के चुनाव में 15.04%, 2009 में 27.10%, 2014 के चुनाव में 28.84% वोटिंग हुई। 2019 में तो केवल 8.98% मतदान हुआ। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में अनंतनाग राजौरी में रिकॉर्ड 54% से अधिक मतदान हुआ। बारामूला में 1989 के लोकसभा चुनाव में सबसे कम केवल 5.48% मतदान हुआ था। 1996 में इस सीट पर 46.65%, 1998 में 41.94%, 1999 में 27.79% वोटिंग हुई। 2004 में 35.65%, 2009 में 41.84%, 2014 में 39.14% और 2019 में 34.6% मतदान दर्ज किया गया। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में बारामूला में रिकॉर्ड 59% से अधिक मतदान हुआ। वहीं श्रीनगर में 1996 के लोकसभा चुनाव में 40.94% मतदान हुआ था, जबकि 1998 में
30.06%, 1999 में 11.93% और 2004 में 18.57% मतदान दर्ज किया गया। इस सीट पर 2009 में 25.55%, 2014 में 25.86% और 2019 में 14.43% वोटिंग हुई। लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में श्रीनगर सीट पर रिकॉर्ड 38.5% मतदान दर्ज किया गया, जो 1996 के बाद सबसे ज्यादा है। अनंतनाग, राजौरी, श्रीनगर और बारामूला सीटों पर हुआ रिकॉर्ड मतदान बता रहा है कि आर्टिकल 370 हटते ही आतंक के गढ़ में लोकतंत्र का परचम लहराने लगा है। जम्मू कश्मीर के रिकॉर्ड तोड़ मतदान पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो आपसे साझा करते हैं। कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। आज शाम 4 बजे कोर्ट विभव कुमार पर अपना फैसला सुनाएगा। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में कोर्ट में विभव ने अपनी जान का खतरा बताया है। और इस पर और जानकारी के लिए विकास सारथी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, 30 हजारी में बेहद अहम सुनवाई इस समय चल रही है, क्या अपडेट है विकास? जी ऋतु, सुनवाई पूरी हो चुकी है और जो यहाँ पर मुख्य दलील थी विभव कुमार के वकीलों की तरफ से वो यही थी कि ये जो आरोप लगाए गए हैं इनमें कोई तथ्य नहीं है। और खासतौर से जो इस तरह की गंभीर धारा लगाई गई है 308, जिसमें गैर इरादतन हत्या की कोशिश का जो मामला है, जो कि सबसे गंभीर मामला अगर कहें विभव कुमार के खिलाफ जो पूरी FIR है, उसमें जो सबसे सीरियस सेक्शन है उसके औचित्य पर सवाल उठाए डिफेंस लॉयर्स ने और ये कहा कि ये समझ से परे है कि आखिर FIR में इस तरह की चीजें क्यों लिखाई गई हैं। दूसरा ये कहा गया है कि स्वाति मालीवाल की जो भूमिका है वो भी संदेहास्पद है। उनके वकीलों ने कहा कि वो खुद एक बिना अनुमति के वो मुख्यमंत्री के आवास में घुसती हैं, जो कि ट्रेस पासिंग का मामला बनता है सीधे सीधे। इसीलिए जो वो बात कह रही हैं उनमें तथ्य नहीं है और इसीलिए विभव कुमार को जमानत मिलनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि जांच चल रही है, जांच में विभव कुमार ने किसी तरह का कोई सहयोग नहीं किया, उन्होंने अपने फोन को फॉर्मेट किया। इसके अलावा जो CCTV है वहां का, उसमें से कुछ बहुत क्रूशियल समय की CCTV फुटेज उपलब्ध नहीं है। दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि तकनीकी गड़बड़ी भी हो सकती है, ये जानबूझकर भी ऐसा किया गया हो सकता है। ये जांच का विषय है कि आखिर वो फुटेज अवेलेबल क्यों नहीं है। पुलिस इस पर जांच कर रही है। इस बीच में स्वाति मालीवाल भी वहां कोर्ट में मौजूद थी और उन्होंने खड़े होकर जज से ये कहा कि अगर विभव कुमार को किसी भी तरह की राहत दी जाती है और रिहा किया जाता है जमानत पर, तो उनको और उनके परिवार को जान का खतरा है। उनको लगातार धमकियां दी जा रही हैं। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, खासतौर से जो उनकी डिजिटल आर्मी है, उसकी तरफ से उनको लगातार थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, उनके साथ गाली गलौज किया जा रहा है। और विभव कुमार को अगर जमानत कोर्ट देगा तो उनकी जान को और उनके परिवार की जान को खतरा होगा। ये उनकी दलील है। कुल मिलाकर इन सारी दलीलों को सुनने के बाद जो 30 हजारी अदालत है उसने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 4 बजे ये साफ हो जाएगा कि विभव कुमार को आज कोई राहत 30 हजारी अदालत से मिलती है या नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास इस पूरी जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए DD न्यूज। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। उत्तर भारत समेत देश के तमाम हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। आसमान से बरसती आग और लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राजस्थान का फलौदी लगातार दूसरे दिन देश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 49.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार को फलौदी शहर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में लू कहर बरपा रही है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां भी तेज तापमान की चपेट में हैं। शिमला में 30 डिग्री सेल्सियस के साथ इस मौसम का सबसे गर्म दिन रहा, जबकि ऊना में 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। और जयपुर से लक्ष्य आर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्य, राजस्थान के तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 10 ऐसे शहर हैं जहां 47 डिग्री से ज्यादा तापमान है। फलौदी ने तो एक तरह से पिछले कई रिकॉर्डों को ही तोड़ दिया है। इस भीषण गर्मी में किस तरह से प्रशासन किस तरह से
इस गर्मी से एक तरह से निपटने के लिए, लोगों का ध्यान रखने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? मौसम विभाग अगले 4-5 दिन के लिए क्या हिदायत दे रहा है? बिल्कुल सही कहा ऋतु आपने। जो जनजीवन है पूरे प्रदेश भर में, राजस्थान में बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और जो तापमान है उसके अभी थमने का कोई आशंका नहीं है। लगातार तापमान बढ़ते जा रहा है और आप देश की बात करें, मैं बताना चाहूँगा आपको कि दुनिया के 10 सबसे गर्म जगहों में 7 शहर, जी हाँ 7 शहर राजस्थान के आ रहे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की गर्मी का प्रकोप राजस्थान में बना हुआ है। वहीं बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग और स्वास्थ्य जन अभियांत्रिकी विभाग पूरी तरह जनता की ये जो गर्मी का प्रकोप है इसको कम से कम करने में और जनता को राहत देने में पूरी तरह मुस्तैदी से साथ लगा हुआ है। जहां एक और रोड पे लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है, रेड लाइट्स पे, और जो शहर के मुख्य मार्ग हैं विभिन्न शहरों जहां पे जो गर्मी का प्रकोप सर्वाधिक है वहां पे ग्रीन शेड लगाए गए हैं ताकि जो चालक और राहगीर हैं उनको थोड़ी राहत मिल सके इस गर्मी के प्रकोप से, क्योंकि जो 12 से 4 बजे का समय होता है उस समय लोगों को अपने काम काज के लिए तो निकलना पड़ता ही है, आवश्यक काम के लिए निकलना पड़ता है, परंतु जो गर्मी के लू के थपेड़े हैं उनको भी सहना पड़ता है। तो इससे राहत देने के लिए ग्रीन शेड लगाए गए हैं, लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है प्रशासन द्वारा। उसी के साथ में ऋतु बताना चाहूँगा, क्योंकि राजस्थान जो कि पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ रहता है, यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही पूरे साल भर रहती है। तो यहाँ पे जो मुख्य पर्यटन स्थल है वहाँ पर पर्यटन विभाग द्वारा नवाचार करते हुए, गर्मी को देखते हुए अनेक कोशिश की जा रही है। वहाँ पे जिस प्रकार से जो पर्यटक हैं उनकी सुविधा के लिए वहाँ पे एसी रूम बनाए गए हैं, वहाँ पे रेस्ट रूम बनाए गए हैं जो एयर कंडीशनड हैं ताकि जो पर्यटक हैं गर्मी और हीट स्ट्रोक से परेशान पर्यटक वहाँ थोड़ी देर आराम कर सकें। वहीं वो जो विभिन्न पर्यटक स्थल हैं जयपुर नहीं पूरे प्रदेश भर के, वहाँ पे पर्यटन विभाग द्वारा, प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि पर्यटकों को हर संभव गर्मी से बचाव के उनको सुविधा दी जाए। वाटर कूलर लगाए गए हैं, जगह जगह पर जो कंट्रोल रूम है वो स्थापित किए गए हैं। चिकित्सा विभाग पूरी तरह मुस्तैद है और जो अस्पताल हैं जिले भर में जिलावार अस्पताल हैं और मुख्य शहरों में जहां पे गर्मी का प्रकोप सर्वाधिक है वहां पे अस्पतालों में बेड रिजर्व किए गए हैं जो हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए। जी लक्ष्य, उत्तर भारत के कई राज्यों में इस समय आमजन और साथ ही साथ प्रशासन भी इस गर्मी से एक तरह से किस तरह से निपटा जाए और तमाम वो उपाय किए जाएं जिससे कि आमजन को थोड़ी सुविधा हो, इस पर काम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी कुछ खबरें। चुनावी नतीजे से पहले भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। आज भारतीय शेयर बाजार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक बार फिर ऑल टाइम हाई बनाया है। जहां एक तरफ सेंसेक्स 76,000 के पार कारोबार पहुंचा, वहीं निफ्टी भी 23,100 के स्तर को छुआ है। कारोबारी शुरुआत की बात करें तो आज सेंसेक्स 212 अंक की बढ़त के साथ 75,623 के स्तर पर खुला और निफ्टी 70 अंक की बढ़त के साथ 23,027 के स्तर पर खुला। अभी की बात करें तो अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 505 अंक की बढ़त के साथ 75,915 के स्तर पर और निफ्टी 131 अंक की बढ़त के साथ 23,088 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। बैंकिंग और आईटी सेक्टर में तेजी देखने को मिली। बीएसई मिड कैप ने भी आधे फीसदी की बढ़त बनाई, जबकि बीएसई स्मॉल कैप सपाट कारोबार करता नजर आया। वैश्विक स्तर पर 25 सालों की लंबी चर्चा के बाद आनुवांशिक संसाधनों और उससे जुड़े परंपरागत ज्ञान को अब दुनिया के आईपी कानूनों के तहत सुरक्षा मिल जाएगी। बीते हफ्ते बौद्धिक संपदा, आनुवांशिक संपदा और संबंधित परंपरागत ज्ञान पर इस संधि पर शुक्रवार को वैश्विक सहमति बन गई। इस नई व्यवस्था में आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। 2 दशकों से चर्चा के बाद आखिरकार पूरी दुनिया में जेनेटिक रिसोर्सेज और परंपरागत ज्ञान को सुरक्षित करने के लिए सहमति बन ही गई।
13 मई से 24 मई तक जिनेवा में चले राजनयिक सम्मेलन में भारत और ग्लोबल साउथ के देशों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर आखिरकार सहमति बन गई। ये संधि एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी फ्रेमवर्क स्थापित करेगी जिसमें पेटेंट आवेदकों को उनके आविष्कारों में प्रयोग किए गए आनुवंशिक संसाधनों और संबंधित परंपरागत ज्ञान के मूल स्रोत के बारे में जानकारी देना अनिवार्य होगा। We made history today. For the first time in over a decade, we have a new WIPO treaty, the 27th WIPO treaty. For the first time, systems of knowledge and wisdom that supported economies, societies, and cultures for centuries are now inscribed into the global IT system. For the first time, the connection between indigenous peoples, local communities, and their genetic resources and associated traditional knowledge is recognized by the global IP community. इस संधि में कहा गया है कि जहां किसी पेटेंट अर्जी में आनुवंशिक संसाधनों के बारे में बात होती है तो आवेदक को उसके मूल देश या स्रोत के बारे में जानकारी मुहैया करानी होगी। इसी तरह से अगर किसी पेटेंट अर्जी में आनुवंशिक संसाधनों से संबंधित परंपरागत ज्ञान की बात होती है तो आवेदक को उन आदिवासियों या फिर स्थानीय समुदाय की जानकारी देनी होगी जिन्होंने वो ज्ञान या संसाधन उपलब्ध कराए हैं। औषधीय गुणों वाले पौधों और कृषि फसलों जैसी चीजों में पाए जाने वाले आनुवंशिक संसाधनों का पेटेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका इस्तेमाल करके किसी अनुसंधान के लिए पेटेंट मिल सकता है। पूरी दुनिया ने एक सुर में स्वीकार कर लिया है कि प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित परंपरागत ज्ञान जिन्हें आदिवासी लोग कई पीढ़ियों से सहेजते आए हैं, उनका प्रयोग करते आए हैं, उनकी वैज्ञानिक शोध और नए आविष्कारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस नई वैश्विक संधि में भारत ने अहम भूमिका निभाई और अपने स्थानीय अर्थव्यवस्था के हितों को ध्यान में रखते हुए अंतिम मसौदे में कई ऐसे सुझाव दिए जो ग्लोबल साउथ के देश कई सालों से मांग कर रहे थे। परंपरागत ज्ञान के पेटेंट के मुद्दे पर विकसित देश कई सालों से विरोध करते आ रहे थे और उसी वजह से इस मुद्दे पर चर्चा को अंजाम तक पहुंचाने में करीब 25 सालों का वक्त लग गया। लेकिन अब नई संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद इन देशों को अपने स्थानीय IPR कानूनों में बदलाव करना होगा। 150 देशों ने अंतिम मसौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि 29 देशों ने कुछ समय बाद इसे अपने देशों में लागू करने की मंशा जताई है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और आइए अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। उसके लिए जुड़ गए हमारे साथ गौरव जी। गौरव, क्या खबरें खेल जगत से? शुक्रिया रितु। और खेल जगत की खबरों की शुरुआत करेंगे IPL की खबर के साथ, जहां KKR ने तीसरी बार IPL का खिताब जो है वो अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर IPL की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। इस जीत के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स तीसरी बार खिताब हासिल करने में कामयाब हुई है। वहीं बात करें तीरंदाजी की, तो कोरिया में आयोजित हुए तीरंदाजी के विश्व कप स्टेज 2 में भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी के खाते में निराशा हाथ लगी। दीपिका को कांस्य पदक के मुकाबले में मैक्सिको की आर्चर के आगे हार का मुंह देखना पड़ा। मैक्सिकन आर्चर ने मुकाबले को 6-4 से अपने नाम कर लिया। वहीं तैराकी की बात करें तो यहां पर भारत के अनुभवी तैराक श्रीहरि नटराज ने फ्रांस में चल रहे 30वें मेयर नोस्ट्रम तैराकी टूर्नामेंट में 50 मीटर बैकस्ट्रोक में रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने 25.50 सेकंड का समय निकालकर हंगरी के एडम जास्चो के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। तो बात कर लेते हैं टेनिस की, जहां साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल वर्ग में ब्रिटेन के एंडी मरे को पहले दौर में ही हार का मुंह देखना पड़ा। मरे को पहले दौर के मुकाबले में स्टानिस्लास वावरिंका के हाथों 6-4, 6-4, 6-2 से मुकाबला गंवाना पड़ा। वहीं फ्रांस के रिचर्ड गैस्के भी फ्रेंच ओपन के अगले दौर में पहुंचने में सफल रहे। रिचर्ड गैस्के ने पहले दौर के मुकाबले में क्रोएशिया के बोर्ना कॉरिच को 7-6, 7-6, 6-4 से शिकस्त दी। फ्रांस के ही अलेक्जेंडर मुलर भी फ्रेंच ओपन के अगले दौर में पहुंच गए। मुलर ने पहले दौर के मैच में ल्यूका नॉडी को 6-4, 6-1, 6-3 से हराया। वहीं महिला वर्ग की बात करें तो जापान की नाओमी ओसाका फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। ओसाका ने पहले दौर के मुकाबले में इटली की लूसिया ब्रॉन्जेटी को 6-1, 4-6, 7-5 से मात दी। पिछले 3 साल में यह पहली बार है जब ओसाका फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में पहुंची हैं।
तो जाहिर तौर पर फ्रेंच ओपन का रोमांच अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आगे एक और दिग्गज खिलाड़ी हैं, उनके भी देखना होगा कि किस तरह का वो प्रदर्शन जो है वो इस बार कर पाते हैं। बहरहाल स्पोर्ट्स की खबरों में ऋतु फिलहाल इतना ही, बाकी एक बार फिर से आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव खेल की तमाम खबरों के लिए। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही, लेकिन खबरों पर रहेगी डीडी न्यूज़ की नज़र। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।